नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार ने मेधावी छात्र छात्राओं की 10,000 रुपए की मदद की है। जिन छात्र छात्राओं के 500 से अधिक अंक आए हैं उन छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट के 5 छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरकार के पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। मैनपुरी जिले में आज मेधावी जो छात्र हैं आज उनको सम्मानित किया गया है। मैनपुरी जिले में टोटल 19 जो छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें मैनपुरी जिले में 5 जो छात्र छात्राएं हैं उनको 1-1 लाख रुपए और टैबलेट सम्मानित किया गया है। बाकी के जो छात्र हैं उनको 21,000 रुपये और टैबलेट सम्मानित किया गया है। वहीं पर मैनपुरी जिले के जो तपस्विनी स्कूल हैं उनमें सबसे अधिक बच्चे जो हैं उसमें 6 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है टोटल 15 में से। तो हम तपस्विनी स्कूल में इस समय मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनके प्रधानाचार्य से कि किन बच्चों को कितना पुरस्कार मिला गया और कैसे इन्होंने प्रोग्रेस की है। आइए हम सब बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवनीश कुमार। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर, आपके स्कूल में सबसे अधिक बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। जी जी। कितने बच्चे हैं जिनको 1 लाख से पुरस्कृत किया गया है और कितने बच्चे जिनको 21,000 टैबलेट से पुरस्कृत किया गया है? जिले में 19 छात्र चुने गए थे, उनमें से 5 छात्रों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया और टैबलेट प्रशस्ति पत्र, और 14 छात्रों को 21,000 का चेक, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। हमारे विद्यालय से 6 छात्र हैं, जिनमें एक छात्र सुदाम राजपूत है, इंटरमीडिएट छात्र, उसे 1 लाख का चेक, टैबलेट और प्रशस्ति दिया गया है। शेष सभी छात्रों को 21,000 का चेक, टैबलेट, प्रशस्ति दिए गए हैं। देखने में आ रहा है लगातार आपका स्कूल तपस्विनी के अधिकतर बच्चे आपके स्कूल से ही निकलते हैं जो भी पुरस्कृत किए जाते हैं। जी। क्या ऐसा है कि इतना बड़ा मुकाम आपने इतनी कम समय में हासिल किया है? हमारे पूरे स्टाफ का सहयोग है और हमारे मार्गदर्शन में स्टाफ पूरी ईमानदारी से काम करता है और उसका ही परिणाम है कि हम सफल हो पाए। जी। जो बच्चे अभी रह गए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने जो छोटी मोटी गलतियां की हैं उस गलती को समझें, सुधार करें, आगे बढ़ें, वो भी सफल होंगे। तो ये थे हमारे साथ तपस्वी स्कूल के प्रिंसिपल, जहाँ पर लगातार जब भी पुरस्कृत की बात आती है मेधावी छात्रों की तो सबसे अधिक बच्चे जो हैं तपस्वी स्कूल के ही निकलते हैं। मैनपुरी से जनता टीवी, प्रमोद पांडे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको खबरें दिखाते हैं। खास पेशकश जनता रिपोर्टर के माध्यम से। यूपी में मानसून ने 3 दिनों से दस्तक दी है। लखनऊ में भी आज मानसून पहुंच गया और लखनऊ में भी कल रात जब बारिश हुई तो पहली बारिश में ही जो है कई इलाके जो है जलमग्न हो गए, कई इलाकों में नाले उफना गए और लोगों को वहां निकलने के लिए रात तक काफी परेशानी करनी पड़ी। ये हालत तब है कि जब नगर विकास विभाग लगातार 72 घंटे सफाई अभियान चला रहा है कि नालों की सफाई के लिए 72 घंटे का अभियान चलाया गया, जिसमें खुद जो है नगर विकास मंत्री से लेकर नगर आयुक्त तक फील्ड में उतरे, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल सकी। हालत यह है कि लखनऊ के भी जो है 25% नालों की सफाई नहीं हो पाई है, जो माना जा रहा है कि अगर कहीं तेज बारिश हुई तो फिर शहर में जलभराव होगा और लोग परेशान होंगे। लेकिन फिर भी सरकार है दावे करती जा रही है कि नालों की सफाई हो गई है, शहर की सफाई हो गई, बारिश की पुख्ता तैयारियां हो गई हैं। हालांकि कल रात में जब लखनऊ में बारिश हुई और तो उसके बाद से आधे इलाकों में बिजली गायब रही, आधी रात तक बिजली नहीं आई, कि सुबह 3 बजे तक बिजली पहुंची कई इलाकों में और कई इलाकों में आज सुबह बिजली रिस्टोर की गई। अब देखना यह है कि प्रशासन के दावे कितने खरे उतरते हैं और आम जनता को राहत कैसे मिल पाती है, क्योंकि अब 72 घंटे का अल्टीमेटम ही कल पूरा हो जाएगा और अधिकारी हैं कि वो सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे हैं, कर्मचारी नीचे हकीकत में उसका अमल नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि नोएडा में जब से कमिश्नरेट लगा है तब से जो है अपराधों का जो ग्राफ था, जो क्राइम का ग्राफ था, वो धीरे धीरे नीचे आता गया और कानून प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो मजबूत होती गई। लेकिन जहां एक तरफ कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत हुई है, लोगों की जो है सुरक्षा को लेकर जो है लोगों का जो एक विश्वास था वो मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है कानून व्यवस्था हिलती हुई नजर भी आई है। उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं, क्योंकि कुछ स्थानों से ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर दबंगों के आज भी हौसले बुलंद है और वो अपनी दबंगई के चलते लोगों के बीच अपनी दहशत, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला दादरी कोट गांव का आया है सामने, जहां पर एक दबंग ने एक गाड़ी को अपनी गोलियों से छल्ली कर दिया। गनीमत यह थी कि उस गाड़ी के अंदर जो है कोई व्यक्ति नहीं बैठा था, वरना कोई जनहानि भी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस इसकी जानकारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक वो आरोपी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाला समय बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ।
जनपद के 22 छात्र छात्राओं को जिला अधिकारी द्वारा किया गया सम्मानित। सम्मान पाकर सभी के चेहरे खिले। आज प्रदेश के साथ साथ सभी जनपद के यूपी बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उसी क्रम में जनपद चंदौली के भी 22 छात्र छात्राओं को जिला अधिकारी निखिल टी फुंडे के द्वारा टैबलेट, मेडल एवं पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। वहीं 10वीं में जिले के में पहला एवं प्रदेश में 9वां स्थान पाने वाले चंद्रकेश पांडे को 1 लाख की पुरस्कार राशि और मेडल एवं टैबलेट से सम्मानित किया गया। साथ ही उनके नाम से उनके ग्राम की सड़क का नाम भी रखा जाएगा। सम्मान पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिले। सभी ने प्रदेश के योगी सरकार के इस नीति को सराहना किया। साथ ही आगे और मेहनत कर जिले का नाम इसी तरह रोशन करने की बात कही। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी चंदौली। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर गाजीपुर पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। आज फिर से गाजीपुर पुलिस ने एक हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 310 ग्राम हीरोइन बरामद किया है और इसे करंडा थाने के बेदौली मोड़ के पास से इसे गिरफ्तार किया है। ये तस्कर जो है कि झारखंड चकरा से इसे सस्ते दामों में हीरोइन को ला करके वाराणसी, कोटा और राजस्थान और अन्य जगहों पर इसकी बिक्री करता था। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। अमेठी में रिश्वत लेते वीडियो एवं ऑडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में सुना जा सकता है तड़ातड़ पैसा मिलता है तो खटाखट होता है काम। राजस्व विभाग में कार्यरत कानूनगो जगदीश विश्वकर्मा ने रिश्वत लेने के लिए अवैध तरीके से रखे हैं मुंशी। गौरीगंज कलेक्टर में कानूनगो की मौजूदगी में अवैध तरीके से मुंशी ले रहा है रिश्वत। किसानों को अपनी भूमि की पैमाइश कराने के नाम पर देना पड़ता है मोटी रकम। वहीं अवैध रूप से रह रहे मुंशी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ है वायरल। गौरीगंज तहसील में तैनात बताया जा रहा है कानूनगो और अवैध रूप से रह रहा है मुंशी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इन दोनों पर अमेठी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। आगरा में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करेगा। दरअसल आगरा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने सीएमओ को एक पत्र जारी लिखा था जिसमें बताया था कि आगरा में अवैध रूप से होटल हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद आगरा के सीएमओ ने टीम बनाकर कार्रवाई के लिए ऐसे 75 हॉस्पिटलों को चिन्हित किया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर सीएमओ अरिश श्रीवास्तव का कहना है कि करीब 75 हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये कार्रवाई आगरा के एतमादपुर क्षेत्र से शुरू की जाएगी। साथ ही आगरा में झोला छाप डॉक्टर और अवैध हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई कर मरीजों की जान बचाई जाएगी। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। भवनियापुर मठ के पुजारी बाबा मुकुंदपुरी ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस पर गाली गलौज, धक्का मुक्की करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा शिकायती पत्र। दरअसल रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के एक मठ की जमीन का इन दिनों विवाद चल रहा है। इसी विवाद के संबंध में तहसील से मिलकर पुलिस रामसनेही घाट को बाबा ने एक शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद हथौड़ा चौकी इंचार्ज शशिकांत सिंह ने उन्हें मामले में जानकारी व पूछताछ के लिए अपनी चौकी पर बुलाया। बाबा का आरोप है जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो उस समझौते पर बाबा राजी नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस के तेवर 7वें आसमान पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले तो जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुए बाबा को अपनी प्राइवेट गाड़ी में बिठाया, उसके बाद गाड़ी के अंदर की बदतमीजी। बाबा का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ बाबा को ही गाली गलौज न करके पूरे सनातन धर्म को गालियां दी हैं। जिस संबंध में बाबा मुकुंदपुरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि बाबा के राज में आखिर बाबाओं के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। बुलंदशहर देहात पुलिस भाईपुरा गांव में देर रात चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल उन्हें आती दिखाई दी। जब रुकने का उन्होंने इशारा किया तो जो
बदमाश थे वो पुलिस से को देखकर वापस भागने लगे। पुलिस ने भी उनका पीछा किया। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है और जो घायल बदमाश है उसे पुलिस अस्पताल ले गई, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में जो उसने बताया कि जो बुलंदशहर का आलू व्यापारी फखरुद्दीन था, उसकी हत्याकांड में वह शामिल था और किस वजह से ये हत्याकांड हुआ फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जल्दी पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पूरा पक्ष रखेगी कि क्या कारण रहेगी, किस वजह से ये हत्याकांड हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। संजीव भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन लगातार कोई न कोई हादसा रहता है। आज बहराइच में बिजली का तार जोड़ते समय एक संविदा कर्मी लाइन मैन की मौत हो गई और जब तक उसे सहकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। संविदा कर्मी लाइन मैन की मौत होने के बाद उसके परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी थाना कोतवाली नगर के बड़ी हाट में बिजली की लाइन जोड़ रहा था और उसी दौरान करंट लगने से अचानक जो है उसकी मौत हो गई। मौत होने पर तत्काल आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार ये देखा जा रहा है कि लगातार जो संविदा कर्मी हैं उनकी हीला हवाली के द्वारा उनकी लापरवाही के कारण लगातार जानें जाती रही हैं। ये लापरवाही से जान जाने का सिलसिला आखिर कब रुकेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सुधाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। नगरी प्रयागराज में जहां कुंभ 2025 के लिए तैयारी कर ली गई है और ऐसे में करीब 7,000 बसें अब मंगाई जा रही है कुंभ के लिए। और सबसे बड़ी बात है 112 जो डिपो हैं उनसे ये बसें मंगाई जा रही है। 550 शटल बस भी चलाई जाएंगी और 10 नए अस्थायी जो हैं यहाँ पर बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे कुंभ के दौरान। और सबसे खास बात यह है कि जो 7,000 बसें आएंगी उनकी जिम्मेदारी होगी रोडवेज की कि जो कुंभ में स्नानार्थी आएंगे उनके गंतव्य तक उनको पहुंचाने की। और कुंभ को लेकर जहां रोडवेज ने अब तैयारी शुरू कर दी है, जिस तरह से 550 शटल बस चलाई जाएंगी, इनमें नई बसें भी मंगाई जाएंगी और प्रयागराज की धरती पर नई बसें चलती दिखेंगी, जिससे कि कुंभ के दौरान आने वाले स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, जिसको लेकर तैयारी तेज की गई है। वहीं अन्य विभाग भी तेजी से कार्य कर रहे हैं और ये कुंभ के दौरान देखने को मिलेगा, जो कि इस बार कुंभ 2000 महाकुंभ 25 है वो दिव्य और भव्य होगा। उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन ने तैयारी कर ली है और साथ ही रोडवेज भी तैयारी में जुट गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मौजूद है मऊ में और आपको बता दें कि मऊ में हम मौजूद हैं 100 बेड कड़ियाओं अस्पताल, जो इस समय चर्चे में चल रहा है। पूर्व विधायक विजय राजभर ने उप मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और यहाँ पे सुचारू रूप से इस अस्पताल को शुरू करने की बात कही। आपको बता दें जनपद मऊ का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ आज ताला लगा हुआ है। आपको बता दें कि दावे किए गए हैं कि 4 डॉक्टर को लगातार यहाँ बैठाया जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे और लोगों से जब हमने बात किया तो कोई डॉक्टर यहाँ पे पहुँचते नहीं है समय से। 8 दिन और 10 दिन पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। और आपको बता दूँ लगातार यहाँ पे ताला ही लगा रहता है। ऑक्सीजन प्लांट की बात कर ले जाए, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी बैठाया गया है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में एक ताला लगा हुआ है जिस पे काफ़ी वर्षों से जंग लगा हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस दीवारों पे जो बड़ा अस्पताल है और अस्पताल की दीवारों पे पेंट जो है वो अपना छाप छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों का जो उपचार है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। अंदर देखा जाए, अंदर की बातें कर ली जाए अस्पताल के अंदर की, तो अस्पताल के अंदर जो केबिन बनाए गए हैं, अलग अलग केबिन बनाए गए हैं, जिसमें सर्जन की व्यवस्था अलग की गई है और जनरल फिजिशियन की व्यवस्था की गई है। बड़ी बड़ी मशीनें अंदर रखी हुई है, लेकिन अभी मशीनें भी पैक हैं और डॉक्टर के चेंबर भी अभी पैक हैं। लेकिन बड़ी बात सोचने वाली ये है कि जनपद मऊ से अगर कोई मरीज जाता है तो उसको जनपद मऊ में इलाज नहीं मिल पाता है और यहाँ से BHU और PGI लखनऊ रिफ़र करना पड़ता है। लेकिन इस अस्पताल को बने बताया जा रहा है कि 8 सालों से ये अस्पताल यहाँ पड़ा हुआ है। तो विजय राजभर ने अपने लेटर में बताया कि 8 सालों से ये अस्पताल यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उन 8 सालों में किसी जनप्रतिनिधि ने भी या किसी सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। और आपको बता दें यहाँ के मरीजों को दौड़कर या तो लखनऊ भागना पड़ता है, या तो दिल्ली भागना पड़ता है, या तो पूर्वांचल में BHU जाना पड़ता है, लेकिन जनपद मऊ में यहाँ के मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है। कोई भी समस्या होती है तुरंत BHU या लखनऊ रिफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जनपद मऊ में ही एक जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जिसका नाम है 100 बेड का अस्पताल यहाँ बन के तैयार है काफ़ी वर्षों से, लेकिन इसको अभी तक चालू नहीं किया गया।
इनकी सीढ़ियों पे देखा जाए तो घास जम गई है। और प्लांट की बात किया जाए, ऑक्सीजन प्लांट में जो ताले लगे हैं उस पर जंग लग गया है। जो मेन गेट से जो एंट्री की जाती है उन तालों पर भी जंग लग गया है। पेंट दीवारों के छूट रहे हैं। ये आम जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद किया जाता है। आपको बता दें कि हम अस्पताल में मौजूद हैं। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं। आपको बता दें कि मेरठ में मात्र 48 घंटों के अंदर लूट की 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। पहला मामला मेरठ के थाना नौचंदी इलाके का है, जहां कपड़ा व्यापारी के घर कुछ बदमाश जबरदस्ती घुसे और उन्हें गन पॉइंट पर लेते हुए बंधक बनाकर घर में जमकर लूटपाट की। इस घटना को अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं कि मेरठ में थाना रेलवे रोड इलाके में एक और बड़ी वारदात हो गई है, जिसमें बदमाश गन पॉइंट पर एक घर के अंदर घुसे और बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर वहां जमकर लूटपाट की और लाखों और ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि यह घर रिटायर्ड फौजी का है। सूचना मिलने पर मौके पर सीओ एसपी सिटी में फोर्स के साथ पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 बदमाश थे जो कि नकाब पहने हुए थे और घर के अंदर घुसे। इस दौरान उन्होंने महिला को जबरदस्ती गन पॉइंट पर लेकर एक कमरे में बंद कर दिया और मकान के अंदर जमकर लूटपाट की। बहरहाल लूट की इन घटनाओं से मेरठ में कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नेकपुर गली नंबर 7 में युवक की छत से गिरकर संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद थाना सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। आपको बता दें, मृतक की पत्नी का कहना है कि परिवार के ही लोगों से पहले से प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते थाना सिविल लाइंस पर पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी थी। हत्या का आरोप लगाते हुए पत्नी ने थाना सिविल लाइंस पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और उसने परिवार के ही सगे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजन शव को लेकर थाना सिविल लाइंस के पास पहुंचे और रोड पर रखने के बाद रोड को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल जाम को खुलवाया और परिजनों को समझा बुझाकर सबको अंत्येष्टि के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। यूपी के फतेहपुर जिले के बकीवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव का है पूरा मामला, जहां मां बेटे की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गई है। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई है और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी व अन्य टीमें पहुंच गई हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई हैं। वहीं एसपी के मुताबिक 4 टीमें गठित की गई हैं और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेने की बात कही गई है। आपको बताते चलिए पूरा मामला बकीवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव का है, जहां घर में घुसकर हत्यारों ने हत्या की वारदात दी है। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बताते चलिए पूरा मामला बकीवर के रूसी गांव का। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीम शंकर की रिपोर्ट। शहर के वन विभाग नगर वन भूमि पर एक बार फिर कहने के पिकनिक स्पॉट के लिए पूरी तरीके से लॉन सफारी के सामने ठीक 50 एकड़ भूमि में बनाया गया है, क्योंकि आने जाने टहलने वाले लोगों को काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको टहलने को मिलेगा। क्योंकि वन विभाग के निदेशक द्वारा बताया जा रहा है कि 50 एकड़ भूमि में जो एक पिकनिक स्पॉट भी बनाया जा रहा है, जिसमें टहलने वाले एवं बच्चों अच्छे आने जाने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और बताया जा रहा है कि लोग सुबह टहलते थे और उसके लिए शाम को भी टहलते थे, उसके लिए लगातार पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पूरी 50 एकड़ भूमि में जो पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है उसमें घूमने की पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लॉन सफारी एक ऐतिहासिक सफारी मानी जाती है, उसके ठीक सामने जो है पूरी तरीके से नगर वन विभाग के टीम के द्वारा यहाँ एक बड़ा ही विकसित रूप से किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ के लोग जो है इटावा शहर के लोग पूरी तरीके से पिकनिक स्पॉट पर पहुँचकर आने जाने के लिए घूमने के लिए पूरी तरीके से एक व्यवस्था जो की गई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। कैमरामैन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। रामगंगा नहर में पड़ा मिला अज्ञात शव,
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के सिवली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सिवली कोतवाली क्षेत्र के भंगापुरवा गांव से निकली रामगंगा नहर में एक अधेड़ अज्ञात का शव पड़ा मिला। शव देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिवली कोतवाली पुलिस को दी। वहीं देरी से पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का आक्रोश भी दिखाई दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस कई घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते शव के बह जाने के आसार भी थे। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने शव को बाहर निकाला और कब्जे में लेते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की अगर माने तो अब तक अधेड़ के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और शिनाख्त के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अधेड़ कौन है, क्या इसकी हत्या हुई है या आत्महत्या। इन तमाम मुद्दों पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। कानपुर में चल रही वाहन चेकिंग के दौरान रेल बाजार पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब वाहन चेकिंग को देखकर एक वाहन चोर भागा। दौड़ाकर पकड़ने पर और पूछताछ से उसने अपना नाम रोहित सिंह गौतम बताया। उसकी निशानदेही से 2 और वाहन चोरों को पकड़ा गया। इसमें हैरानी की बात यह है कि उसमें एक IIT का छात्र निकला, जो कि रोहित के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था तथा गाड़ियों को कटवाने तथा बेचने में भी संलिप्त था। पूछताछ में पता चला कि ये 3 छात्र चोर ज़्यादातर होंडा और हीरो गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे, जिससे इनका लॉक आसानी से खुलता है तथा बाजार में इनकी कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर।